चलिए आज हम जानते हैं कि आखिरकार कैसे देश का करोड़पति अनिल अंबानी रोडपति बन गया। क्या कारण थे, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक जीवन और करियर। अनिल अंबानी का जन्म 4 जून 1959 को मुंबई, भारत में हुआ। वे धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के छोटे बेटे हैं। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की और उसे भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। अनिल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के विद्यालयों से प्राप्त की और फिर बाद में अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना से एमबीए की डिग्री प्राप्त की। रिलायंस का विभाजन 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद रिलायंस का नियंत्रण उनके 2 बेटों अनिल और मुकेश अंबानी के बीच विभाजित हो गया। इस विभाजन के तहत अनिल को टेलीकॉम, ऊर्जा और वित्तीय सेवाओं का क्षेत्र सौंपा गया, जबकि मुकेश को पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग का नियंत्रण मिला। अनिल ने अपने क्षेत्र में तेजी से विकास की शुरुआत की। टेलीकॉम क्षेत्र में प्रवेश अनिल अंबानी ने 2002 में रिलायंस इंफोकॉम की स्थापना की। उन्होंने भारत में मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से विस्तार किया और अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के लिए कई नए प्रस्ताव पेश किए। रिलायंस जियो ने 2016 में फ्री डेटा और कॉलिंग के साथ भारतीय टेलीकॉम बाजार में टहलका मचाया, लेकिन इससे पहले अनिल ने अपनी कंपनियों के माध्यम से तेजी से वृद्धि की। उद्यमिता की सफलता। अनिल अंबानी ने कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की, जैसे कि रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस एनर्जी। ये सभी कंपनियां अपने क्षेत्र में तेजी से बढ़ीं और अनिल को भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया। उन्होंने विभिन्न उद्योगों में निवेश किया, जिसमें रियल एस्टेट, मनोरंजन और मीडिया शामिल थे। आर्थिक संकट। हालांकि अनिल अंबानी का भाग्य धीरे धीरे बदलने लगा। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण कई कंपनियों को नुकसान हुआ। अनिल की कंपनियों पर भारी कर्ज चढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा टेलीकॉम उद्योग में प्रतिस्पर्धा ने भी उनकी कंपनियों को प्रभावित किया। जियो के आने के बाद अनिल की टेलीकॉम कंपनी को बड़ा झटका लगा। कर्ज का बोझ। अनिल अंबानी की कंपनियों पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। उनकी वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ने लगी। 2019 में उनकी कंपनियों की कुल देनदारियां लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गईं। अनिल ने कई बार कर्ज चुकाने के लिए संपत्तियों की बिक्री करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। दिवालियापन का खतरा। 2020 तक अनिल अंबानी के लिए स्थिति और भी गंभीर हो गई। उनकी कंपनियों के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई और निवेशकों का विश्वास उठने लगा। अनिल ने भारत के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दिवालियापन से बचने के लिए आवेदन करने का विचार किया, लेकिन उन्होंने कुछ अन्य उपायों के माध्यम से स्थिति को संभालने की कोशिश की। हालात की प्रतिक्रिया। अनिल अंबानी ने विभिन्न निवेशकों और बैंकों के साथ बातचीत की। उन्होंने अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का प्रयास किया। हालांकि उनकी योजनाओं का कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। 2021 में अंबानी ने अपने परिवार के सदस्यों से सहायता मांगी, लेकिन फिर भी उनके लिए स्थिति को संभालना कठिन हो गया। वर्तमान स्थिति। 2023 में अनिल अंबानी की स्थिति में सुधार के कुछ संकेत मिले। उन्होंने कुछ संपत्तियों को बेचकर और नए निवेशकों के साथ समझौते करके अपनी कंपनियों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। हालांकि उनका भूतकाल उनके लिए एक बाधा बन गया। मीडिया में उनकी छवि को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। निष्कर्ष। अनिल अंबानी का जीवन एक उद्यमिता की यात्रा है, जो आशाओं, चुनौतियों और संकटों से भरी हुई है। उन्होंने अपनी प्रतिभा और संघर्ष से ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन उनका पतन यह दर्शाता है कि व्यापार में स्थिरता और आर्थिक प्रबंधन कितनी महत्वपूर्ण है। अनिल अंबानी का कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता और विफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और यह महत्वपूर्ण है कि हम दोनों से सीखें और आगे बढ़ें। इस प्रकार अनिल अंबानी की कहानी केवल एक व्यवसायी की नहीं, बल्कि एक संघर्षशील आत्मा की कहानी है, जिसने अपने प्रयासों से ऊंचाइयों को छुआ और कठिनाइयों से जूझते हुए भी आगे बढ़ने का प्रयास किया।